तो आज चर्चा करने वाले हैं हम केदारखंड। अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है, गढ़वाल मंडल। इसका 6 नंबर का जनपद लेके आया हूं, जिसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे कुमाऊं मंडल के 6 जनपद कंप्लीट हो गए हैं और हमारे गढ़वाल मंडल के 5 जनपद कंप्लीट हो गए हैं। छठा जनपद हमारा आज क्या है, द्रोणनगरी है। ठीक है, द्रोणनगर है, जिसे अभी किस नाम से जाना जाता है, देहरादून के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था, द्रोणनगर था। इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक जनपद और हमारा रहता है जो क्या है, हरिद्वार है। उसके बारे में हम दूसरे सीरीज में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। देहरादून जिला के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है, द्रोणनगर था। क्यों था कि जो पांडव और कौरवों के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। ठीक है, पांडव और कौरवों के गुरु कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। उनकी ये स्थान क्या है, तपस्थली थी। क्या थी, तपोभूमि थी। मतलब तपस्थली मतलब कि उनकी तपस्या करने वाली भूमि थी और उन्हीं के नाम पे इस नगर का नामकरण हुआ। ठीक है, उन्हीं जो हमारे क्या थे, पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, उनकी तपस्थली थी। उन्हीं के नाम पर इस नगर का क्या हुआ, नामकरण हुआ। द्रोणनगर इसका नाम पड़ गया। ठीक है, वर्तमान में देहरादून। ठीक है, देहरादून का जो प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो कितना 200 साल पुराना है देहरादून। कितना है, 200 साल पुराना है। लेकिन विधिवत रूप से 1871 में से जिले का दर्जा मिला। इसका प्रशासनिक ढांचा 200 साल पहले का है। ठीक है, लेकिन इसको विधिवत रूप से अभी 1871 में, ठीक है, इसे क्या जिले का दर्जा मिला था। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता विजय भटजी हैं। उन्होंने बताया कि जो खंगला किले पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 30 नवंबर 1814 को देहरादून अंग्रेजों को अधीन आ गया था। ठीक है, विजय भटजी ने क्या बताया कि खंगला किले पर आक्रमण के बाद 30 नवंबर 1814 को देहरादून अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 17 नवंबर 1815 में देहरादून को क्या सहारनपुर जिले के अधिकार में दे दिया गया। ठीक है, 17 नवंबर 1815 को देहरादून को सहारनपुर जिले के क्या अधिकार में दे दिया। ठीक है, देहरादून का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, देहरादून में ही है इसका मुख्यालय। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। उससे 230 किलोमीटर दून घाटी पर बसा हुआ क्या है, नगर है, द्रोणनगर देहरादून। ठीक है, कहाँ की, उत्तराखंड की राजधानी है ये। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। देखो पहले किस में था उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तब क्या था, उत्तरांचल था। अब क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, इसे उत्तर प्रदेश से विभाजित कर दिया गया और क्या कर दिया गया कि अंतरिम राजधानी से बनाया गया। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी। ठीक है, देहरादून की स्थापना कब मानी जाती है, 1699 में मानी जाती है। कहते हैं सिक्कों के गुरु रामरॉय कीरतपुर पंजाब से आकर यहाँ बसे थे। क्या कहते हैं, जो सिखों के गुरु थे, ठीक है, उनके गुरु कौन थे, रामरॉय कीरतपुर थे। पंजाब से आकर कहाँ बसे थे, देहरादून में बसे थे। और मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ ग्राम टिहरी नरेश से दान दिलवा दिया था। जो मुगल सम्राट कौन थे उस समय, औरंगजेब थे। जब कौन यहाँ पे सिक्कों के गुरु राम रॉय कीरतपुर पंजाब से आकर बसे थे, तो उस समय वहां क्या था, मुगल साम्राज्य चल रहा था। कौन थे शासक, औरंगजेब थे। उन्होंने क्या किया, टिहरी नरेश से इन्हें कुछ भूमि क्या किया था, कुछ क्षेत्र दान में दिलवा दिया था। यहाँ उन्होंने 1699 ईस्वी में मुगल मकबरा का मिलता जुलता भी एक मंदिर बनवाया जो आज तक प्रसिद्ध है। शायद गुरु का डेरा इस घाटी में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून पड़ गया। क्या बोला कि गुरु का डेरा पड़ने के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, देहरादून पड़ गया। एक तो मैंने बताया कि द्रोणनगरी इसका प्राचीन नाम था। क्यों पड़ा, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे उनकी तपोभूमि थी, तो तब उसका नाम द्रोणनगर पड़ गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि देखो जो सिक्कों के गुरु थे रामरॉय कीरतपुर पंजाब से आकर कहाँ बसे थे, देहरादून में बसे थे। और उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें क्या टिहरी नरेश से दान दिलवा दिया था कुछ ग्राम। और उन्होंने 1699 में यहाँ मुगल मकबरों में मिलता जुलता मंदिर बनवाया। आज तक जो प्रसिद्ध है, शायद उन्हीं गुरु के डेरे के कारण इस क्षेत्र को क्या बोलने जाने लगा, देहरादून पड़ गया इसका नाम। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अत्यंत प्राचीन किंवदंती, क्या होता है किंवदंती, कोई बताएगा मुझे किंवदंती। आपको जब किंवदंती का अर्थ ही पता नहीं होगा तो आप आगे समझ ही नहीं पाओगे। देखो किंवदंती क्या होता है कि ऐसी बात है जो क्या
पूर्व परंपरा से चली आ रही हैं, सुनी आ रही हैं। देखो जो पहले से ही सुनी आ रही है उसे किंवदंती कहते हैं, जिसका कोई पुष्ट प्रमाण न होता हो। परंपरा पहले से ही सुना हुआ जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जिनका कोई क्या पुष्ट प्रमाण नहीं होता है, उसे किंवदंती कहते हैं। ठीक है, उस किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था और यह कहा जाता है कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ और देहरादून पड़ गया। ठीक है, और एक अन्य किंवदंती के अनुसार जिस द्रोण पर्वत की औषधियां हनुमान जी लक्ष्मण के शक्ति लगने पर लंका ले गए थे। देखो एक दूसरा किंवदंती क्या है कि जिस द्रोण पर्वत, ठीक है, की औषधियां हनुमान जी, ठीक है, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी लंका में तब ले गई, तो वहां देहरादून में स्थित था। किंतु वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत को क्या बोलते हैं, महोदय कहा गया है। ठीक है, यहाँ के मेले और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, झंडा मेला, जिसे क्या जनता मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाट्य महोत्सव, विश्व मेला, लक्ष्मण सिद्ध मेला, पुष्प प्रदर्शनी, उत्तराखंड महोत्सव, विरासत हो गया, वीर केसी चंद मेला हो गया, महासु देवता का मेला हो गया। इतने मेले और महोत्सव हमारे देहरादून में लगते हैं जो मुख्य है। ठीक है, झंडा मेला जनता मेला के नाम से जाना जाता है। हर साल देहरादून शहर के ऐतिहासिक गुरु राम रॉय दरबार में झंडा मेला हर दिन गुरु के पवित्र स्मृति होली के बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, अभी होली समाप्त हुई है आज, तो अब ये क्या होगा, होली के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का, झंडा मेला या जनता मेला का। ठीक है, दूसरा टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर एक महान स्थान है। दूसरा मेला क्या है, टपकेश्वर मेला है, यह क्या है, एक महान स्थान है। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध मेला हो गया, विश्व मेला हो गया, महासु देवता का मेला हो गया और शाहिद वीर केसी चंद मेला हो गया। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। ये तो मैंने आपका बेस बनाया। अब बात करते हैं क्या, परीक्षा वाणी के अनुसार अध्ययन करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये परीक्षा वाणी का संकलन है। तो आइए चर्चा करते हैं। देहरादून क्या बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। कहाँ बसा है, बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। इसका आकार दोने या द्रोण जैसा है। इसका आकार क्या है, दोने या द्रोण जैसा है। 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कब जिला बनाया गया इसे, 1817 में इसे जिला बनाया गया और मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है। 1975 से कहाँ है, ये गढ़वाल मंडल में है। 1975 है तब से ये क्या है, गढ़वाल मंडल में है। पहले कहाँ था ये, 1817 में इसे क्या जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1975 से कहाँ है ये हमारे गढ़वाल मंडल पे है देहरादून। ठीक है, यहाँ की नगरपालिका के 9 दिसंबर 1998 को उच्चीकृत एक नगर निगम बनाया गया। यहाँ की नगरपालिका ने 9 दिसंबर 1998 को क्या बनाया गया, एक उच्चीकृत नगर निगम बनाया गया। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते हैं। वैदिक साहित्य क्या बोलता है, उसके अनुसार क्या फैक्ट है कि आर्यों के पूर्व इस भूमि में क्या रहते हैं, आर्यों से पूर्व इस भूमि में क्या रहते थे, असुर जाति के लोग रहते थे। कहाँ, देहरादून पे। ठीक है, मान्यता है कि महाभारत काल से यहाँ वर्तमान टपकेश्वर के पास आचार्य द्रोण का आश्रम है। क्या माना जाता है कि जो वर्तमान टपकेश्वर है उसके पास क्या है, आचार्य द्रोण आश्रम है। इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी को किस नाम से जाना जाता है, द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1699 में पंजाब से आए गुरु राम रॉय क्या कीरतपुर ने यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया था। मैंने आपको पहले भी बताया था। कब आए थे ये पंजाब से, 1699 में आए थे। कौन, गुरु राम रॉय। कौन थे, सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाया था। ठीक है, जो कि आज नगर के केंद्र में है। जो कहाँ है, आज नगर के केंद्र में है। शायद गुरु राम रॉय द्वारा यह डेरा डालने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून पड़ गया। क्या पड़ गया, देहरादून पड़ गया, जो कालांतर में देहरादून के नाम से विख्यात हो गया। कालांतर में किसके नाम से विख्यात हो गया, देहरादून के नाम से विख्यात हो गया। क्यों पड़ा इसका नाम देहरादून, देखो गुरु का यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून हो गया, परंतु कालांतर में इसका नाम क्या हो गया, ये देहरादून से ये देहरादून बन गया। ठीक है, इससे विख्यात हो गया। कुछ लोगों का मानना क्या है कि गुरु राम रॉय द्वारा यह देह त्यागने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून पड़ गया। देखो एक मत नहीं है, विभिन्न मत है। देखो एक मत द्रोणाचार्य मत वाला आ गया। ठीक है, दूसरा मत क्या आ गया कि गुरु ने हाथ डेरा डाला तो देहरादून इसका नाम पड़ गया। तीसरा मत आ गया देखो
क्या है, जो राम रॉय गुरु थे सिखों के, उन्होंने यहाँ देह मतलब अपना शरीर त्यागा, तो इसका नाम क्या पड़ गया, देहरादून पड़ गया। ठीक है, इतिहासकार इससे पूर्व इस स्थान का नाम क्या बोलते थे, पृथ्वीपुर बताते हैं। इतिहासकार क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को पृथ्वीपुर बताते हैं। ठीक है, द्रोण नगर हो गया, देहरादून हो गया, देहरादून हो गया, लेकिन इतिहासकार इससे पहले इसका क्या नाम बताते हैं, पृथ्वीपुर बताते हैं। किसका नाम, देहरादून का नाम पृथ्वीपुर। आगे बढ़ते हैं। 1804 तक यह क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन था। ठीक है, 1804 तक यह क्षेत्र किसके अधीन था, गढ़वाल नरेशों के अधीन था। 1804 से 15 तक गोरखा शासकों के अधीन था। 1804 से फिर 15 तक किसके अधीन था, गोरखाओं के अधीन था। 1804 तक तो गढ़वाल नरेशों के अधीन था देहरादून क्षेत्र, लेकिन 1804 के बाद 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा है। और ठीक है, और 1815 से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। देखो 1815 से क्या रहा, स्वतंत्रता तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पहले यहाँ 1804 से पहले कत्यूरी, ठीक है, कत्यूरी राजा थे उस समय, गढ़वाल नरेश मतलब कि कत्यूरी राजाओं का शासन था। और फिर क्या आ गया, फिर उन्हें किसका आगे, कत्यूरी शासकों को हराया किसने, गोरखाओं ने हराया। यहाँ पे 1804 से 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। ठीक है, मैंने आपको पृथ्वीपुर और प्रद्युमन सावरी स्टोरी बताई थी पिछले वाली सीरीज में। ठीक है, बाद में जो पृथ्वी शाह थे या प्रद्युमन शाह थे, उनने क्या किया कि बाद में जब उन पद्म शाह का क्या हो गया, देहांत हो गया, तो उनके जो पुत्र थे प्रद्युमन शाह, उन्होंने क्या, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली और गोरखाओं को हराया। तो उसके बाद यह चित्र किसके अधीन रहा, ब्रिटिश के अधीन रहा। ठीक है, इस जिले के प्रमुख स्थल अधोलिखित हैं। देखो जो इंपोर्टेंट होने वाला है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, इसके पर्यटक स्थल एवं मुख्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है गुच्चू पानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गुच्चू पानी क्या बोलता है, देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से क्या आच्छादित रोबस गुफाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं, केव है। ठीक है, जो गुच्चू पानी के नाम से विख्यात है। किसके नाम से विख्यात है, गुच्चू पानी के नाम से विख्यात है। इन गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया है। इन गुफाओं को क्या, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में किसे, गुच्चू पुच्ची की गुफाओं को क्या, विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये गुच्चू पानी है। ठीक है, कहाँ है, देहरादून से 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब बात करते हैं श्री गुरु राम रॉय दरबार साहिब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देहरादून नगर के संस्थापक और उदासीन परंपरा के गुरु रामसराय ने सन 1699 में धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वार की स्थापना की थी। किसने की इसकी स्थापना, रामराय किरतपुरी ने इसकी स्थापना की। कब की, 1699 में की थी। ठीक है, कहाँ की, धामावाला में झंडावाला दरबार गुरुद्वार की स्थापना की। तत्कालीन मुगल शैली में निर्मित इस भवन को सन 1707 में उनकी पत्नी माता पंजाब कौर पर भव्य रूप पर निर्मित किया गया। ठीक है, बाद में 1707 में इसका क्या किया, उनकी पत्नी और माता ने भव्य रूप इसे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं टपकेश्वर महादेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शहर से लगभग कितना, 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर यह शिव मंदिर स्थित है, जहां शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है। यहाँ निरंतर जल टपकता रहता है टपकेश्वर महादेव पे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रवदनी के बारे में। महर्षि गौतम ने इस स्थान में अपनी क्या, सहधर्मिणी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। देखो किसने, महर्षि गौतम ने इस स्थान पर अपनी सहधर्मिणी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ क्या किया, लगभग 12 वर्ष क्या किया, कठिन तपस्या की थी। यहाँ गौतम कुंड है, यहाँ क्या है, गौतम कुंड है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। ठीक है, गौतम कुंड कहाँ है, देहरादून में, तो चंद्रबदनी में है। ठीक है, तो भागीरथी रिसोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, भागीरथी रिसोर्ट्स के बारे में। ठीक है, देहरादून से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून चक्राता मार्ग पर सेलाकुई के पास स्थित यह एक पिकनिक स्थल है। ठीक है, सेलाकुई के पास। ठीक है, क्या है ये, भागीरथी रिसोर्ट्स क्या है, एक पिकनिक स्थल है। ठीक है, कहां पे, देहरादून चक्राता मार्ग पर सेलाकुई। नेक्स्ट क्या है, फन वैली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देहरादून से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार मार्ग पर 20 एकड़ क्षेत्र में फैला यह एक क्या है, मनोरंजन पार्क है, फन वैली। ठीक है, यहाँ पर गो कोर्टिंग हो गया। ठीक है, और क्या बोला कि वाटर स्लाइडिंग हो गया, सबसे बड़ा लहर तालाब और 20 रोमांचकारी खेल आकर्षक के केंद्र हैं फन वैली पे। ठीक है, नेक्स्ट है मालसी डियर पार्क। ठीक है, यह शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर
मसूरी मार्ग पर स्थित है, ठीक है, मसूरी मार्ग पर, ठीक है, पहाड़ों की रानी है मसूरी पर मार्ग पर स्थित है मालसी डियर पार्क, ठीक है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए हिरन व पक्षियों आदि वन्य जीवों वाला जंतु उद्यान है। यहाँ पे जो लोगों के मनोरंजन के लिए क्या, हिरन व पक्षियों आदि वन्य जीवों वाला जंतु उद्यान है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है वन्य जीव अभ्यारण्य। वर्ष 1983 में 3 वन्य जीव विहार मोतीचूर हो गया, चीला हो गया, राजाजी को मिलाकर बना गया। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किस किस को मिला के बना गया, 3 वन्य जीव विहारों को मिला गया, मोतीचूर हो गया, चीला हो गया, राजाजी को मिलाकर किसे बनाया गया 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया, ठीक है। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। देखो भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे, जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य थे, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शैस्त्र धारा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारा किसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों वाली सीरीज को आप देख सकते हैं, वहां आपको इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम खाली क्या डिस्ट्रिक्ट के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर हम एक एक फैक्ट को ज़्यादा लेंगे तो यह सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहां जाके देख सकते हो, आपके राष्ट्रीय उद्यान वहां पे क्या हो जाएंगे, अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सहस्त्र धारा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गंधन युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। देखो गंधक युक्त जल वाला यह प्राकृतिक स्थल क्या है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण इस स्थल को सहस्त्र के नाम से जाना जाने लगा। देखो यहाँ क्या अनेक समूहों में धाराएं बहती हैं, ठीक है, जिसके आधार पर इसे क्या सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है। यह देहरादून से कितना 14 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी तट पर है। देखो सहस्त्र धारा किस नदी तट पर है, एक प्रश्न बन गया। तो सहस्त्र धारा कितना 14 किलोमीटर दूर देहरादून से बाल्दी नदी तट पर है सहस्त्र धारा, ठीक है। टाइगर प्रपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 4 सिद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ 4 सिद्ध कौन कौन से हैं बता दो, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या दंतोते भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्धों के स्थान देहरादून में है, जो इस प्रकार है, ठीक है। दंतोतेज भगवान के कितने सिद्ध हैं, 84 सिद्ध हैं, उसमें से 4 कहाँ है, यही देहरादून में है, जो इस प्रकार है। लक्ष्मण सिद्ध 1, ठीक है। यह मंदिर देहरादून से पूरब 11 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में है। वैसे तो यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है, लेकिन अप्रैल के अंतिम रविवार को विशेष मेला लगता है यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध पे, ठीक है। दूसरा है कालू सिद्ध। यह स्थल क्या भनियावाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लोग पुत्र हेतु मंगल मांगते हैं। कालू सिद्ध पे पुत्र हेतु क्या मांगते हैं, मंगल मांगते हैं, ठीक है, कामना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तीसरा है माणक सिद्ध, ठीक है। यह स्थल देहरादून से पश्चिम की ओर भुड्डी गांव के पास स्थित है। देखो माणक सिद्ध किस गांव के पास स्थित है, भुड्डी गांव के पास स्थित है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है। यहाँ प्रत्येक रविवार को क्या लगती है, भीड़ लगती है। चौथा है मांडू सिद्ध, ठीक है। यह स्थल भी देहरादून से पश्चिम प्रेमनगर के पास स्थित है, ठीक है। प्रेमनगर स्मित नगर उसी साइड यही स्थल मांडू सिद्ध स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जौनसार बाबर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देहरादून का यह जनजातीय क्षेत्र शहर से उत्तर पश्चिम में स्थित कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः यह क्षेत्र यमुना की टोंस नदियों के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। देखो क्या जो जौनसार बाबर है उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला है कालसी, अपने लिए क्या है एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कालसी से, ठीक है। यह जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ है, जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना के किनारे स्थित है कालसी। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला का पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। देखो यहाँ क्या पाली भाषा में अशोक के लेख क्या है, उत्कीर्ण है। इस लेख को क्या ब्रह्म लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इस लेखों में क्या ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कालसी लिपि में कौन से जो कालसी अभिलेख है इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका लेख है, अशोक का लेख है, ठीक है। कहां पर उत्कीर्ण है, कालसी जगहों पे है देहरादून पे, ठीक है। दूसरा है लाखा मंडल के बारे में। यह स्थान देहरादून से 125 किलोमीटर
तथा चक्राता से 62 किलोमीटर दूर यमुना के क्या रिखनाड़ नदी संगम पर है। लाखामंडल कहाँ पे है? यमुना के रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि महाभारत काल में इसी के लाक्षागृह यही बताया गया था। महाभारत में क्या माना जाता है, किंवदंती है कि लाक्षागृह यही बनाया गया था। कहाँ पे? लाखामंडल पे। ठीक है, लाखामंडल मूर्तियों का भंडार है। लाखामंडल क्या है? मूर्तियों का भंडार है। एक मान्यता यह भी है कि लाख मूर्तियों के कारण लाखामंडल नाम पड़ गया। क्या है एक किंवदंती कि लाख मूर्तियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? लाखामंडल पड़ गया। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने का अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगर आप इस शिवलिंग पे जल डालोगे ना तो आप अपने प्रतिबिंब को देखोगे। ठीक है, इतना बड़ा महत्व है यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट है बैराटगढ़ के बारे में चर्चा। यह स्थल चक्राता से 15-16 किलोमीटर दूर चौराणी चोटी पर स्थित है। जो बैराटगढ़ है किस चोटी पर स्थित है? चौराणी चोटी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ कुछ खंडहर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। क्या कहा जाता है कि जो महाभारत काल में जो पुलिंद राजा थी उनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, विराट की ही पुत्री उत्तरा से अर्जुना पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उससे क्या अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हनोल के बारे में चर्चा करते हैं। यह चक्राता से 110 किलोमीटर की दूर टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, टोंस नदी के किनारे हुआ बसा है। जौनसार बाबा लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनोल। ठीक है, याद रखना। यहाँ महासु देवता की सबसे बड़ी मंदिर है। महासु देवता का यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ पे है? हनोल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मंदिरों के अंदर चांदी की चादर पर चारों महासुआ माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं। बाहर छारिया, अंगारिया आदि अनेक देवों की मूर्तियां हैं। ठीक है, बाहर छारिया होगी, अंगारिया अनेक देवताओं की क्या है? मूर्तियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामताल गार्डन के बारे में। यह सुंदर पिकनिक स्पॉट, ठीक है, स्पॉट चक्राता से 9 किलोमीटर दूर है। जो रामताल है, रामताल गार्डन है, कितना? चक्राता से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, काणासर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऊंचे पर्वतों व घने जंगलों से युक्त यह पर्यटन स्थल चक्राता से 26 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चक्राता से 26 किलोमीटर दूर है काणासर। ठीक है, देववन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चक्राता से 16 किलोमीटर की दूरी पर है देववन। ठीक है, कितना? चक्राता से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देववन। देखो, अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण होने वाला है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, मसूरी को कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, अपने आप में हिल स्टेशन है, पर्यटकों के लिए क्या है? एक पर्यटन स्थल है मसूरी। ठीक है, पर्वतों की रानी कहा जाता है इसे। 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और क्या है? सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। मसूरी शहर के असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी के काम करने वाले क्या थे? आयरिश अफसर कैप्टन यंग आदि थे। देखो, क्या माना जाता है, किसको माना जाता है मसूरी का जो असली संस्थापक थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी में काम करने वाले कौन थे? एक आयरिश अफसर थे, कैप्टन यंग उनका नाम था। ठीक है, आदि थे। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज कब की थी? 1825 में की थी। देखो, कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की खोज कब की गई थी? पर्वतों की रानी मसूरी की खोज कब की थी? 1825 में की गई थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए क्या कर लिया? पट्टे पर ले लिया था। और 1827 में यहाँ की पहली इमारत क्या? मलिंगार होटल बनी थी। यहाँ पे सबसे पहली इमारत कौन बनी थी? 1827 में मलिंगार होटल बनी थी। ठीक है, 1832 में भारत के सर्वेयर जो जनरल कर्नल एवरेस्ट से यहाँ क्या है? सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, 1832 में भारत में सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय क्या स्थापित किया। फिर क्या बोला कि चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने के बाद वर्ष 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी ही आए थे। देखो, एक तिब्बती धर्मगुरु है। ठीक है, दलाई लामा कहाँ के गुरु हैं? तो तिब्बती गुरु हैं। जैसे मैंने रामसराय बताया पंजाब से आए थे। ठीक है, सिक्कों के गुरु थे, वैसे दलाई लामा किसके गुरु थे? तिब्बतों के धर्मगुरु थे। ठीक है, ये सबसे पहले मसूरी में आए थे। यही तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। यही तिब्बत की क्या बनी थी? पहली निर्वासित सरकार बनी थी। बाद में वे हिमाचल
प्रदेश में धर्मशाला के पास क्या मैकडोगंज, ठीक है, स्थानांतरित हो गई। कहाँ पे? मैक्लोडगंज पे स्थापित होगी, ठीक है, स्थानांतरित होगी मतलब कि बदल गई, ठीक है। यह नगर देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर पूर्व में हिमाचल पर्वत श्रृंखलाओं में आश्चर्यजनक दृश्य को प्रस्तुत करता है। मसूरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्रफुल्लित सामाजिक और जीवन मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों में प्रवेश का द्वार है। देखो मसूरी क्या है? गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार कौन सा है? मसूरी है, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गनहिल पहाड़ी है। देखो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया जाए तो गनहिल पहाड़ी यहाँ की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में क्या? कैंपटी फॉल हो गया, मैसी फॉल हो गया, चक्राता फॉल हो गया, क्या भट्टा फॉल हो गया, हार्डी फॉल हो गया, कैमल्स बैक हो गया, म्यूजिसिपल गार्डन हो गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस हो गया, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनौल्टी हो गया, नाग देवता मंदिर, और क्या बोला कि सुरकंदा देवी मंदिर हो गया, ज्वालपाजा देवी मंदिर, तिब्बती स्पूत, हैप्पी वैली, बेनोग हिल, और ऑब्जर्वेटरी हो गया, वैक्चल सेंचुरी, फाउंडेशनल वन चेतना केंद्र, लडौर बाजार एंड कुदड़ी बाजार आदि यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो भद्राज मंदिर के बारे में। यह मंदिर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र बलराम जी को क्या है? समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? ज्वालाजी मंदिर के बारे में, ठीक है। ज्वालाजी मंदिर मसूरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में 2104 मीटर की ऊंचाई पर बिनोंग पहाड़ी में स्थित है हमारा ज्वालाजी मंदिर, ठीक है। कैमल बैक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यह स्थल सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस समय यहाँ क्या होता है कि एक सूर्यास्त मतलब कि जब क्या होता है? सूर्य अस्त होता है, उसका मनोरम दृश्य दिखता है। उस समय यह एक बैठे हुए ऊंट के समान प्रतीत होता है। क्या? बैठे हुए ऊंट के समान प्रतीत होता है, ठीक है। चौथा बात करते हैं गनहिल, जिसे क्या तोप तिब्बा कहे जाते हैं, ठीक है। मसूरी के गनहिल तक रोपवे द्वारा रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गन हिल की समुद्र तल से ऊंचाई 2122 मीटर है। यह वह मसूरी से लाल टिब्बा के बाद मसूरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह स्थल मसूरी के लाल टिब्बा के बाद मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और सुरकुंडा देवी के बारे में चर्चा करते हैं। सुरकुंडा देवी का मंदिर मसूरी से 33 किलोमीटर दूर 3030 मीटर की ऊंचाई पर क्या बोले कि कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट है। मंदिर एक पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मसूरी झील, ठीक है। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित एक नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है मसूरी, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट है कैंपटी फॉल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी में मसूरी की सौंदर्यपूर्ण वादियों से स्थित कैंपटी फॉल 50 फुट की ऊंचाई से सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जल प्रपात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो एम्स चिकित्सालय है यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड का एम्स चिकित्सालय ऋषिकेश में है। तो ऋषिकेश क्या बोलता है? देखो सुनते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह देहरादून का एक उपनगर है। क्या है? उपनगर है, जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। देखो ऋषिकेश किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है हमारा ऋषिकेश, ठीक है। गंगा एवं चंद्रभागा नदियों के संगम पर स्थित है हमारा ऋषिकेश, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही इस नगरी को ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता था। प्राचीन काल से इसे क्या, इस नगरी को देखो ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो क्या था, रैभ्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया। देखो रैभ्य मुनि थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया था, ठीक है, और ईश्वर को क्या किया, जीतकर ईश्वर प्राप्त किया। इसलिए इस स्थान का नाम क्या, हृषिकेश पड़ा, ठीक है, हृषिकेश पड़ा, ऋषिकेश पड़ा, ठीक है, हस्री ऋषिकेश पड़ा इसका नाम। इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा, ठीक है। उच्चारण दोष के कारण अब इसे ऋषिकेश नाम जाना जाता है। देखो हस्रीकेश कहा गया तो उच्चारण दोष हुआ था, तो क्या कर दिया, अब इसको क्या ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्माकुंड के बाद जो
कुब्जाभ्रक है, ठीक है। तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है जो वर्तमान का ऋषिकेश में ही। ऐसी मान्यता है कि आम लोगों के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान पर क्या कुब्जाभ्रक कहा जाने लगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य का वध किया नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में ही किया था। किस जो क्या माना जाता है कि जो भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य का वध किया था, कहाँ किया था, यही गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में किया था, ठीक है। कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है। जो कश्मीर के राजा कौन थे, ललितादित्य मुक्तापीड़ा थे, उन्होंने यहाँ अनेक क्या मंदिरों का निर्माण किया था। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक नजर मार लेते हैं। देखो तपोवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टिहरी जिले में स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है। तब इसका नाम तपोवन पड़ गया। लक्ष्मी जी ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लक्ष्मण झूला के बारे में, ठीक है। बद्रीनाथ केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी पर निर्मित यह 140 मीटर लंबा झूला पुल है। उपयुक्त भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का एक मंदिर है और यह स्थान टिहरी जिले में आता है। देखो टिहरी जिले में आता है यह स्थान, ठीक है। लक्ष्मण झूला, ठीक है, याद रखना। आगे चर्चा कर लेते हैं। तो क्या बोलता है त्रिवेणी घाट, यह एक क्या है, स्नान घाट है। क्या है, स्नान घाट है जो प्रतिदिन सायंकाल के समय गंगा तट पर होने वाली गो आरती में प्रतिध्वनित होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट करते हैं नीलकंठ महादेव के बारे में। नीलकंठ शिव मंदिर गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला के से कितना 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर पौड़ी में स्थित है। यह शंभु निशुंभ पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है। नीलकंठ कहाँ, शंभु निशुंभ पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है भरत मंदिर, ठीक है। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। यह त्रिवेणी घाट के पास ही स्थित है। यह क्या है, त्रिवेणी घाट के पास ही स्थित है हमारा भरत मंदिर, ठीक है। और ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है हमारा भरत मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है कैलाश निकेतन मंदिर। लक्ष्मण झूला पर स्थित यह महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ 13 मंजिला भवन से सभी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। 13 मंजिला भवन से सभी क्या देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जाती हैं। कहाँ, कैलाश निकेतन मंदिर में, ठीक है। यह स्थान पौड़ी जिले में है। यह स्थान कहाँ है, पौड़ी जिले में है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, शिवानंद झूला, ठीक है। राम झूला के नाम से भी प्रसिद्ध यह झूला पुल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है। देखो जो राम झूला है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, शिवानंद झूला से के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे है ये हमारा है, ये हमारा क्या कहाँ पे है, यही देहरादून पे, ठीक है। राम झूला के नाम से प्रसिद्ध यह झूला पुल स्वर्गाश्रम के निकट कहाँ है, गंगा नदी पर निर्मित है हमारा शिवानंद या राम झूला, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं शत्रुघ्न मंदिर, ठीक है। यह प्राचीन मंदिर भगवान के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। यहाँ ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शत्रुघ्न मंदिर, ठीक है। शिवानंद आश्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी। यह प्रसिद्ध क्या है, आध्यात्मिक केंद्र है शिवानंद आश्रम, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की थी, नाम से ही पता चल रहा है शिवानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुनि की रेती के बारे में। देखो ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर एक टिहरी जिले में यह स्थान गंगा की दाईं ओर स्थित है। इसके सामने गंगा के बाईं ओर पौड़ी में क्या स्वर्गाश्रम हो गया, गीताश्रम हो गया, गीता भवन, गीता प्रेस का मतलब, ठीक है, तथा भूतनाथ मंदिर आदि है मुनि की रेती में, ठीक है। और क्या 11.84 कुटिया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 11.84 कुटिया बड़ा विचित्र नाम है। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वर्गाश्रम के निकट महर्षि योगी द्वारा भावातीत ध्यान हेतु इस केंद्र शंकराचार्य नगर की स्थापना, शंकराचार्य नगर भी कहते हैं, ठीक है। इसे 11.84 कुटिया को क्या बोलते हैं, शंकराचार्य नगर भी बोलते हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1967 में की गई थी। कब की गई थी, 11.84 कुटिया मतलब शंकराचार्य नगर की स्थापना 1967 में की गई थी, ठीक है। यहाँ विदेशी लोग ध्यान करने आया करते हैं। 1985 से यह केंद्र बंद रहा है। 1985 से यह केंद्र क्या रहा है, बंद रहा है। राज्य सरकार की पहल पर 8 दिसंबर 2015 से इसे खोल दिया गया। लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवपुरी के बारे में। यह पर्यटन केंद्र ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर गंगा के किनारे स्थित है। यह स्थल रिवर राफ्टिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, यहाँ पे शिवपुरी, ठीक है, याद रखना। मैंने शिवपुरी के बारे में बताया। 11.84 कुटिया हो गया, मुनि की रेती, ठीक है, शिवानंद आश्रम, शत्रुघ्न मंदिर,
ठीक है। वहीं कैलाश निकेतन मंदिर, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव हो गया, त्रिवेणी घाट हो गया, लक्ष्मण झूला, तपोवन, इनके बारे में मैंने मुख्य दार्शनिक स्थल बताए। ठीक है। वहीं ऋषिकेश के बारे में बताया, मसूरी के बारे में जिसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, देवलगढ़, ठीक है, देवनगर हो गया, देववन, ठीक है, और क्या काणासर हो गया, रामताल गार्डन हो गया, ठीक है। वहीं हनोल हो गया, बैराघाट हो गया, बैराटगढ़ या बैराघाट हो गया, बैराटगढ़ बोलते हैं, ठीक है, लाखा मंडल हो गया, कालसी के बारे में चर्चा की। तो आज हमारा क्या गढ़वाल मंडल का 6 नंबर का जनपद देहरादून, जिसे द्रोण नगर के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या होता है, समाप्त तो होता है। बेस भी बना दिया था और परीक्षा वाणी के अनुसार भी हमने चर्चा कर ली है। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, हरिद्वार के बारे में करेंगे। ठीक है। हरिद्वार का उपनाम या प्राचीन नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे। तो हरिद्वार का प्राचीन नाम किन किन नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में हरिद्वार को कपिलास्थान, मायापुरी, गंगाद्वार जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। हरिद्वार का अगर प्राचीन एवं पौराणिक नाम की बात करें तो माया या मायापुरी है। इसका प्राचीन नाम क्या है, माया या मायापुरी इसका प्राचीन नाम है। और यहाँ पे क्या गंगा द्वार हो गया, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, 4 धामों का द्वार, स्वर्गद्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है हमारे किसी हरिद्वार के बारे में। बाकी व्याख्यात्मक रूप में हरिद्वार के बारे में चर्चा कल करेंगे। और कल हमारा क्या उत्तराखंड के 13 जनपदों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लेके आएंगे इससे प्रश्नोत्तरी कि आपने कितना सीखा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया। ठीक है। हमारा YouTube चैनल आपके व्यवहार को क्या करता है, परिवर्तन करता है। आपके शिक्षा में क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप क्या डट के सामना करेंगे और एक अच्छा स्कोरिंग करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार में संलग्न हो सकते हो। और हमारी YouTube चैनल पर कब वीडियो अपडेट होते हैं उसे आप जानने के लिए क्या कर सकते हो, जो क्या होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो क्या होता है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। इस मेरे से भी अच्छे एजुकेटर यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं और आप वहां से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। देखो, शिक्षा जहां से जितना ज्ञान मिला आप प्राप्त कर लो। ठीक है। जितना भी ज्ञान मिला प्राप्त करो, मिला हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके राहों में फूल, खुशियां, धन, वैभव, हर ऐसे रंगों एवं ऐसी मिठासों का आगमन करवाता है कि आप उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल पसंद आए तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। कल इसका नेक्स्ट चीज लेके आऊंगा, मायापुरी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे उत्तराखंड के 13 जनपदों का महामैराथन समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।